मित्रों, मैं विनय त्रिपाठी आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। एक समकाल में एक विमर्श बहुत लोकप्रिय हो रहा है। उस पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार सामने आ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है यह कि यह विषय मेरे चिंतन का विषय है, मेरे अध्ययन का विषय है और मेरा प्रिय विषय है। और पिछले 6-7 वर्षों में मैंने इस पर बहुत गंभीरता से काम भी किया है। अभी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संगठन जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हो, संघ जिसे संक्षेप में कहते हैं, उसके प्रमुख माननीय भागवत जी ने जो वक्तव्य दिया, जो भाषण दिया, उसके कुछ अंश इस तरह से प्रचलित हुए समाचार पत्रों में। मैंने वह मूल उनका भाषण नहीं सुना है, वो हिंदी में संभवतः शायद था भी नहीं, लेकिन उससे जो समाचार पत्रों में छपा उनके माध्यम से उनके नाम उल्लेख के साथ में कि जो जातियां हैं वो जातियां ब्राह्मणों पंडितों ने बनाई और वहां पंडितों से तात्पर्य जो अपना समाज है, समाज में भी पंडितों से तात्पर्य ब्राह्मण से ही लिया जाता है। यदि पंडित का एक अर्थ यह भी है कि जो विद्वान है, जो गुणी है, जो वह पंडित है, लेकिन रूढ़ जो पंडित का अर्थ है वह ब्राह्मण ही है। तो किसी को कैसा लगा हो, पर मुझे अत्यंत गर्व अनुभव हुआ भागवत जी का वह वक्तव्य के बारे में जानकर कि पंडितों ने जातियां बनाई। मैं तो इसी तरह कहूंगा कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। तो मित्रों, पहली बात तो यह है कि लोगों के मन में एक बहुप्रचलित यह मान्यता है कि जातियां कुछ गलत किस्म की चीज है और जातियां ही हैं, जातियां घृणित हैं, जातियों को छोड़ देना चाहिए, जातियों को छोड़ने से ही भला होगा और जातियां छूट जाएंगी तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, सब भले हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं रहेगा, भारत की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, न किसी तरह की कोई समस्या रहेगी, किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा और सब सुख ही सुख हो जाएगा। तो एक ऐसा विचित्र वातावरण बना हुआ है। और यह वातावरण क्यों है, इस जब प्रश्न के मूल में मैं चिंतन करता हूं तो यह पाता हूं कि जो पददलित समाज होता है, जो पदच्युत समाज होता है, जो आत्मकुंठित समाज होता है, जो पीड़ित समाज होता है, जो भयभीत समाज होता है, वह अपने आप को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह अपने आप को हेय दृष्टि से देखना चाहता है, वह अपने आप को नकारना चाहता है, वह स्वत्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है। जैसे मेरा गांव बुरा, मेरा घोड़ा बुरा, मेरी गाय का गोबर बुरा, मेरा कच्चा मकान बुरा, मेरी माता की बोली बुरी, मेरी माता के वचन बुरे, मेरी गांव की भाषा बुरी, मेरे गांव का आचार विचार व्यवहार बुरा, मेरी आजीविका बुरी, खेती बुरी। ठीक है, तो जो ये अपना जो अपने पास है वह बुरा, जो अपने पास नहीं है वह अच्छा अच्छा अच्छा। वो सैकड़ों बच्चे दिन रात आंखें फोड़ते हैं और तैयारी करते हैं और एक बच्चा वो इतने लाख का पैकेज पा जाता है पैसे के लिए, बहुत कमाई के लिए, तो अंधी दौड़ शुरू हो जाती है उसके लिए, वो अच्छा अच्छा अच्छा। और जो बच्चा एक घर का अपना आजीविका चलाता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, गांव के बीच में एक अच्छा वातावरण बनाता है, वो अच्छा नहीं। एक बच्चा गांव से जाकर के शहर में चपरासी बन जाता है, और चपरासी मतलब जैसे कहते हैं ना, अधम चाकरी कहा गया है सनातन परंपरा में, तो कि चाकरी है वो अधम है। और जो चूंकि सनातन परंपरा साहस को महत्व देती है, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है वह साहस प्रधान व्यवस्था है, वह चाकरी प्रधान व्यवस्था नहीं है। और जो आधुनिक व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की बुराई करती है, वो चाकरी प्रधान व्यवस्था है।
उसमें चाकरी का महत्व है। तो चाकरी अच्छी, एक चपरासी बन जाएगा तो उसका एक ऐसा आभा मंडल हो जाएगा कि उसकी भैया महत्वपूर्ण सबसे विवाह होता है ना, तो उसके विवाह के लिए लाइन लग जाएगी, फलाने का लड़का शहर में नौकरी करने लगा। अब वहां क्या कर रहा है ये महत्व का नहीं, नौकरी करने लगा, चाकरी करने लगा। तो चाकरी किस समाज में महत्वपूर्ण होती है? उस समाज में महत्वपूर्ण होती है जो अवगुंठित समाज होता है, जो आत्महीन समाज होता है, जो आत्महंता समाज होता है, जो स्वत्व को खो चुका समाज होता है, जो अपने आप को भूल चुका समाज होता है, जो यह कहने वाला समाज होता है कि बीती ताह विसार दे आगे की सुध ले। जो बीती ताह इसलिए विसार देना चाहता है क्योंकि उसे अतीत में अपना मान मर्दन दिखाई देता है, उसे अतीत में प्रताड़ना दिखाई देती है, उसे अतीत में कटी हुई नाक वाली मूर्तियां दिखाई देती हैं, कटी हुए हाथ वाली मूर्तियां दिखाई देती हैं, क्षत विक्षत सीने वाली मूर्तियां दिखाई देती हैं, बिना हाथ पैर वाली मूर्तियां दिखाई देती हैं। यह मूर्तियों का ही परिदृश्य नहीं है मित्रों, यह मूर्तियों का ही मान मर्दन नहीं हुआ, यद्यपि मानस का मान मर्दन हुआ। इसलिए श्री रामचरितमानस की भी बुराई हो रही है, और श्री रामचरितमानस को भी लोग अपने बुराई करने वाले एजेंडे में शामिल कर रहे हैं और न जाने क्या क्या अविवेकपूर्ण बातें कह रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो स्वत्व है वह स्वत्व खो चुका है। पैकेट का दूध अच्छा, गाय पालो बुरी। तो यह जो भाव हो गया, गोबर से दुर्गंध जिसे आने लगी, जिसे घर का लीपना बुरा लगने लगा, जिसे घूरा बुरा लगने लगा। घूरा जानते हो क्या होता है? घूरा मित्रों वह है जिसे कहते ना कि भैया आधुनिक जो खाद है, वो प्राकृतिक खाद है, उससे बड़ी आमदनी लोगों को होने लगी है। तो साथियों जो घूरा है वो खाद बनाने वाला गड्ढा हुआ करता था। हाँ, तो लोगों को घूरा गंदा लगने लगा। और जो घूरे के गंदे लगने का ही एक विस्तार है कि आपको अपनी जाति बुरी लगने लगी, आपको अपनी परंपरा बुरी लगने लगी, आपको अपनी मान्यता बुरी लगने लगी, आपको अपने पंडित जी बुरे लगने लगे, आपको अपने गांव का लोहार बुरा लगने लगा, आपको अपने गांव के चर्म की बनाई हुई पनैया बुरी लगने लगी, आपको अपने गांव का ढोल ताश बुरा लगने लगा जो बसोर बजाते हैं, और बंसकार जो होता है बांस के बर्तन बनाने वाला, उसका बर्तन आपको बुरा लगने लगा। तो मित्रों एक बार विचार तो करिए कि आखिर यह जाति व्यवस्था है क्या चमत्कार। जिस वक्त आप जाति व्यवस्था के चमत्कार को समझ पाएंगे उस वक्त आप उसका गुणगान करते हुए नहीं थकेंगे। तो साथियों जाति व्यवस्था में किसी तरह की छूत छात को कोई महत्व नहीं है, वो सनातन परंपरा का अंग है, और सनातन परंपरा में इस तरह का भेदभाव कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो सनातन परंपरा है अपनी, उस परंपरा में जैसे स्त्री और पुरुष के बीच भेद नहीं है, इसी तरह समाज के किसी अंग के बीच कोई भेद नहीं है। यह बार बार उल्लेख किया जाता है कि जो हमारे देवता हैं, तो जैसे देवता सर्वगुण संपन्न हैं, उसी तरह से हमारी देवियां भी सर्वगुण संपन्न हैं। वे शास्त्र को भी जानती हैं, वे शस्त्र को भी जानती हैं। इसी तरह से जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था का उन्नत जो स्वरूप है वह जाति व्यवस्था है। और मित्रों क्योंकि हर वृत्तीय एक जो विकास की अवधारणा है, जो समाज की उत्थान और पतन की अवधारणा है, उसमें उत्थान होता है, पतन होता है ना, और आरंभ होता है, विकास होता है, अवसान होता है।
तो इसी तरह का जो एक झंझावात आया, जिसे कहते हैं ना कि भूकंप आया और बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, पूरा का पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल गया। तो वहां बहुत कुछ ऐसा था जो मनुष्यों के दिमाग पे ऐसा था कि वो कई बच्चों के दिमाग में जो छोटे हैं उनके मन में आ जाए कि बहुमंजिला इमारतें बहुत बुरी होती हैं। ठीक है, तो जब ये एक ऐसा प्रवाह आता है, ऐसा एक कालखंड आता है जिसमें आपका जो अभिमान है वो चूर चूर हो जाता है, तो आप अपने आप को भूलना चाहते हो, कुछ ऐसा पाना चाहते हो अपने आप को। जैसे कहते हैं ना कि शुतुरमुर्ग जब रेत की आंधी आती है तो रेत में जो अपनी गर्दन है वो दबाता है और रेत के नीचे दब के मर जाता है। तो इसी तरह से जो आलोचना हो रही है जाति व्यवस्था की, मूढ़ आलोचना हो रही है, वो भी इसी तरह की आलोचना है कि शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में गर्दन दबा करके रेत की आंधी से बचने का प्रयास हो रहा है। जबकि मित्रों, जो जाति व्यवस्था है वह एक धार्मिक व्यवस्था ही नहीं है, वह एक सामाजिक व्यवस्था ही नहीं है, अपितु वह एक धर्म और समाज नियंत्रित, पूरी तरह से सुसंपन्न, सुचिंतित अर्थव्यवस्था है। आप कहोगे ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो मित्रों, हाँ, ऐसी ही बातें हैं। यही है सनातन धर्म का स्वरूप। धर्म सनातन केवल मंदिर में घंटियां बजाना नहीं है, केवल मूर्ति की पूजा आराधना या गुफा में बैठकर चिंतन करना सनातन धर्म का प्राण तत्व नहीं है। सनातन धर्म तो पूरी एक जीवन पद्धति है, एक ऐसी जीवन पद्धति है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखते हुए एक प्रकृति मित्र ऐसी संकल्पना देती है कि जिसमें हम अपनी प्रकृति को आने वाली पीढ़ियों में और संपन्न करके छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जाति व्यवस्था को आप एक ऐसी परम सुचिंतित व्यवस्था के रूप में देखिए कि जिसमें अब कहते हैं ना कि भारत में शिक्षा की कभी कमी नहीं रही, भारत में कभी विद्यालयों की कमी नहीं रही, जबकि आज तो आपको विद्यालयों के लिए कर्ज लेना पड़ता है और स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए उनको मध्याह्न भोजन कराना पड़ता है और तरह तरह की जो है ऐसी योजनाएं चलाना पड़ती हैं जिनको आप लालच के अंतर्गत एक बार कह सकते हो, उनको तरह तरह से प्रोत्साहित करने के लिए करना पड़ता है। जबकि भारतीय सनातन परंपरा में कभी भी ना शिक्षा की कमी रही, ना विद्यालयों की कमी रही। ऐसा क्यों था? ऐसा मित्रों इसलिए था कि भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक घर विद्यालय था और प्रत्येक घर विद्यालय था और उस विद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति मुख्य रूप से प्रायोगिक शिक्षा ग्रहण करता था। आज शिक्षा में प्रायोगिक शिक्षा का अंश बहुत कम है और समाज विज्ञान विषय में तो आपको खोजने पे नहीं मिलेगा। जबकि सनातन शिक्षा व्यवस्था में हर परिवार विद्यालय है और विद्यार्थी प्रारंभ से ही प्रत्येक पाठ में प्रायोगिक अध्ययन करता चलता है और जैसे जैसे वह पग बढ़ाता है जीवन की ऊंचाई की ओर, वैसे वैसे वह आजीविका से संपन्न होता चला जाता है। अब आप कहोगे कैसी? तो मित्रों, इस विषय पर मैं आगे विस्तार से बात करने वाला हूं, एक एक विषय पर विस्तार से बात करने वाला हूं, इसलिए क्योंकि बहुत भ्रांतियां हैं और इन सारी की सारी भ्रांतियों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक एक आत्म प्रताड़ना का दौर चलता रहेगा कि यार ये पंडित जी लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई है और ये जाति व्यवस्था भेदभाव के लिए है। तो मेरे मित्रों, यदि पंडित जी लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई है, पंडित जी लोग इतने सामर्थ्यशाली रहे हैं कि समूचे समाज को उन्होंने एक, जिसे कहेंगे ना कि भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, भारत का वैभव अथाह था, भारत विश्व गुरु था, तो सब कुछ पंडित जी लोगों का किया हुआ है। तो वह भी मित्रों पंडित जी लोगों का ही किया हुआ था कि भारत विश्व गुरु था। तो सकारात्मक सोचें और इस दृष्टि से सोचें
कि भारतीय मनीषा कभी विपन्न नहीं रही और जो भारतीय ऋषि मुनि हैं उन्होंने सबके कल्याण के लिए सोचा है और उसी कल्याण का एक अंग वर्ण व्यवस्था है और उस वर्ण व्यवस्था का अति सुचिंतित, अति विकसित एक पूरा आर्थिक प्रारूप जाति व्यवस्था है। मित्रों, आज इतना ही। आप सबको विनय त्रिपाठी पुनः पुनः नमस्कार करता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए, इसे पसंद कीजिए और अपने मित्रों में इतना शेयर कीजिए कि यह मंतव्य वायरल हो जाए, लोगों तक यह यथार्थ पहुंचे कि जातिवाद बुरा है, जातियां नहीं। धन्यवाद।